पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सम्राट रॉबर्ट विंटरफेल आते हैं, वहीं पेंटोस में विसेरिस अपनी बहन डैनी का सौदा खाल ड्रोगो से करने गया होता है और यहाँ वेस्टेरोस में सम्राट लॉर्ड स्टार्क के आगे हैंड ऑफ द किंग बनने का प्रस्ताव रख देते हैं। अब आगे यहाँ विंटरफेल में सम्राट के आने की खुशी में एक दावत रखी गई थी। काफी बार जॉन स्नो इस बात से खुश रहता था कि वो एक नाजायज है, इस वजह से वो बाकी लोगों से दूर बैठकर बाकियों से ज्यादा पी सकता था। द ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल लोगों से भरी हुई थी। हाउस स्टार्क, हाउस बेराथियन और हाउस लैनिस्टर के परचम से सब कुछ सजा दिया गया था। जॉन बाकियों से दूर बैठ लगातार पिए जा रहा था, तभी वो सारे मेहमानों को आते देखता है। सबसे पहले उसके पिता महारानी सर्सी के साथ आते हैं और महारानी सच में उतनी ही खूबसूरत थी जितना लोग कहानियों में सुनाते थे। उसके बाद सम्राट लेडी स्टार्क के साथ आते हैं, पर सम्राट को देख जॉन निराश हो जाता है क्योंकि सम्राट के बारे में उसने जो सुन रखा था, सम्राट उससे तो बहुत अलग थे। नेड अक्सर कहता था द पियरलेस रॉबर्ट बेराथियन, डीमन ऑफ द ट्राइडेंट, द फियरसेस्ट वॉरियर ऑफ द रेल्म, अ जायंट अमंग प्रिंसेस। पर जॉन को तो यहाँ बस एक मोटा शख्स दिख रहा था जो सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफ गया हो। उसके बाद सारे राजकुमार आने शुरू हुए। सबसे पहले आए रिकॉन स्टार्क, 3 साल की उम्र पर राजकुमारों वाला रुबाब। फिर आए रॉब स्टार्क प्रिंसेस मिर्सेला के साथ, और मिर्सेला जिस तरह मुस्कुराए जा रही थी, जॉन को लगा ये पागल वागल है क्या। उसके बाद आर्या स्टार्क आई प्रिंस टोमेन के साथ, और आर्या की बड़ी बहन सांसा युवराज जॉफरी के साथ प्रवेश की। अब जॉफरी सिर्फ 12 साल का था और एकदम अपनी माँ पे गया था, पर जॉन को जॉफरी पसंद नहीं आया। पर इन सब मेहमानों के बजाय जो अब आने वाले थे, जॉन को उनमें ज्यादा दिलचस्पी थी। और तभी प्रवेश करते हैं सर जेमी लैनिस्टर। जवान, कद में ऊंचे और उनके कपड़े पे लैनिस्टर घराने का शेर चिन्हित था, और लोग सर जेमी को द लायन ऑफ लैनिस्टर्स कहते थे और पीठ पीछे द किंग स्लेयर। उन्हीं के साथ लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के सबसे छोटे बेटे टिरियन लैनिस्टर, कद में सर जेमी से आधे, एक बौना जो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, प्रवेश करते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं बेंजन स्टार्क ऑफ नाइट्स वॉच और थियोन ग्रेजॉय। और इन सब मेहमानों के आते ही दावत फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ जॉन दोबारा से पीने लग जाता है। ग्रेट हॉल में नेड ने अपने बच्चों को अपने डायर वुल्फ्स को लाने से मना किया था, पर यहाँ हॉल के बाहर जॉन अपने डायर वुल्फ घोस्ट के साथ बैठा हुआ था। क्या यही वो डायर वुल्फ है जिसके बारे में मैंने सुना है? अब ये एक जानी पहचानी आवाज थी। जॉन पीछे मुड़ा और कहा, अंकल बेंजन, और कहा, हाँ यही है वो, और मैंने इसका नाम घोस्ट रखा है। बेंजन भी जॉन के साथ बैठ गया और पूछा, तो तुमने कितना पी रखा है जॉन? जॉन बस मुस्कुराया। बेंजन समझ गया कि जॉन पूरे नशे में है। तभी बेंजन ने कहा, तुम्हारा डायर वुल्फ बड़ा शांत है। जॉन बताता है, हाँ ये बाकियों की तरह आवाज नहीं करता, इसलिए मैंने इसका नाम घोस्ट रखा है। बेन पूछता है, तो तुम अपने भाई बहनों के साथ खाना नहीं खाते? जॉन बताता है, खाता हूँ, पर आज लेडी स्टार्क को लगा कि अगर एक नाजायज उनके साथ दावत में बैठ जाएगा तो ये कहीं सम्राट की तौहीन ना हो जाए। बेन भी कहता है, हाँ, और मेरा भाई भी दावत के मजे नहीं ले रहा। जॉन कहता है, मैं देख सकता हूँ, वो खुश नहीं है। महारानी सर्सी भी गुस्से में है। आज सुबह लॉर्ड स्टार्क सम्राट को तहखाने में ले गए थे। महारानी ऐसा नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए वो गुस्से में है। बेन कहता है, कमाल है, तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं छुपता जॉन। नाइट्स वॉच में तुम जैसों की बड़ी जरूरत है। जॉन कहता है, तो फिर इस बार मुझे भी अपने साथ दी वॉल पर अपने साथ ले चलिए ना। बेंजन बताता है, वॉल कोई बच्चों की जगह नहीं जॉन। जॉन कहता है, अगले साल मैं 15 का हो जाऊंगा, और डेरेन टारगेरियन तो सिर्फ 14 साल का था जब उसने डॉर्न को अपने कब्जे में ले लिया था। बेन कहता है, हाँ, और वो कब्जा सिर्फ 6 महीने टिका था। तुम्हारा डेरेन टारगेरियन 10,000 सिपाही खो दिया था डॉर्न को कब्जे में लेने में, और 50,000 सिपाही खो दिया था उस कब्जे को बनाए रखने में। और ये मत भूलो जॉन की डेरेन 18 साल की उम्र में मारा गया था। बच्चों को समझना चाहिए कि युद्ध खेल नहीं होता। जॉन कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला अंकल, पर मुझे भी नाइट्स वॉच में जाना है। बेन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं जॉन कि तुम क्या कह रहे हो। नाइट्स वॉच एक ब्रदरहुड है। हम शपथ लेते हैं, हम कभी परिवार नहीं बना सकते, कभी बाप नहीं बन सकते। कर्तव्य ही हमारी पत्नी होती है और सम्मान ही हमारा प्यार। तुम अभी बस 14 साल के बच्चे हो जॉन। जब तुम्हें एक औरत का एहसास नहीं मिल जाता, तब तक तुम नहीं समझोगे कि तुम क्या कुर्बान करने की बात कर रहे हो। जॉन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेन उसे समझाता है कि तुम्हें फर्क पड़ता बच्चे, अगर तुम्हें उसका एहसास होता जो मैं कह रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या छोड़ना पड़ेगा, तुम खुद नाइट्स वॉच में नहीं आना चाहोगे। जॉन गुस्से में रोते हुए वहां से उठकर चला जाता है और विंटरफेल के किले के सन्नाटे में रो रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, लड़के। जॉन पलट के देखता है तो वहाँ टिरियन लैनिस्टर होता है। जॉन कहता है, तुम दावत में क्यों नहीं गए? टिरियन कहता है,
वहाँ बड़ा शोर शराबा है और गर्मी है और मैंने बहुत पी रखी है और अपने भाई पे उल्टी करना अच्छी आदत नहीं। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हारे डायर वुल्फ को देख सकता हूँ? जॉन कहता है चलो घोस्ट बैठो यहाँ, और टिरियन घोस्ट को छू कर देखता है और कहता है मैं टिरियन लैनिस्टर हूँ और तुम जरूर लॉर्ड स्टार्क की नाजायज औलाद हो, है ना? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? पर माफ करना, हम बौनों में तमीज थोड़ी कम होती है। तुम बताओ, तुम ही वो नाजायज हो ना? जॉन कहता है लॉर्ड स्टार्क मेरे पिता हैं। टिरियन कहता है हाँ जानता हूँ, और तुम अपने भाइयों से ज्यादा नॉर्थ के लगते हो। टिरियन आगे कहता है एक सलाह लेना चाहोगे नाजायज? कभी मत भूलना कि तुम क्या हो, क्योंकि दुनिया नहीं भूलेगी। इसे अपनी ताकत बना लो ताकि ये कभी तुम्हारी कमजोरी ना बन सके। इस पहचान को अपना लो ताकि लोग कभी तुम्हें इससे चोट ना पहुंचा सके। पर जॉन कहता है एक नाजायज होना क्या होता है तुम क्या जानो? टिरियन कहता है हर बौना अपने बाप के नजर में नाजायज होता है, और टिरियन वहां से चला जाता है। दावत के बाद नेड और केटलिन अपने कमरे में मिलते हैं, जहां नेड केटलिन से कहता है मैं सम्राट का प्रस्ताव ठुकरा दूंगा। केटलिन कहती है पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेड आगे कहता है कि उसकी जिम्मेदारी यहाँ नॉर्थ में ज्यादा है और वो रॉबर्ट के साथ नहीं जाना चाहता। केटलिन उसे समझाती है कि रॉबर्ट अब एक सम्राट भी है और सम्राट बाकी आम लोगों की तरह नहीं होते। आप उन्हें मना करोगे फिर वो आप पर शक करने लगेंगे और इस वजह से हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। नेड कहता है रॉबर्ट कभी मेरे खिलाफ नहीं होगा, मैं उसे जानता हूँ। वो थोड़ा गुस्सा होगा, चिल्लाएगा, पर फिर कुछ दिन बाद हम साथ में बैठकर हंस रहे होंगे। मैं बहुत अच्छे से रॉबर्ट को जानता हूँ। केटलिन कहती है जानते थे, पर अब ये सम्राट है और सम्राट के लिए उसका गुरूर सब कुछ होता है। वो इतनी दूर आपसे मिलने आए हैं, इतने प्रस्ताव लाए, और अब आप वो सब पलटकर उनके मुंह पे मारना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद नेड कुछ नहीं कहता। तभी उनके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। नेड कहता है क्या हुआ? बाहर से आवाज आती है कि मास्टर ल्यूविन आपसे मिलना चाहते हैं माय लॉर्ड, कोई बहुत जरूरी काम है। नेड कहता है ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। मास्टर ल्यूविन आकर कहते हैं मैं माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, पर किसी ने मेरे पास एक संदेश छोड़ा है। नेड पूछता है कैसा संदेश? मास्टर ल्यूविन एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं। नेड कहता है लाओ मुझे दो। मास्टर ल्यूविन कहते हैं माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, पर यह संदेश माय लेडी के लिए है। केटलिन उस संदेश को देखते डर से सिहर उठती है क्योंकि उस पर एरिन घराने का चिन्ह था। केटलिन नेड से कहती है ये संदेश मेरी बहन लाइसा ने भेजा है, और जब वो उसे पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। नेड केटलिन को पकड़ के पूछता है बताइए माय लेडी क्या था संदेश में? केटलिन बताती है कि उसकी बहन लाइसा ने लिखा है कि जॉन एरिन की मौत नहीं हुई बल्कि उनका कत्ल हुआ है। नेड पूछता है किसने किया? केटलिन ने कहा लाइसा का कहना है लैनिस्टर्स ने किया है, महारानी सर्सी ने करवाया है। नेड कहता है तुम्हारी बहन दुख से पागल हो चुकी है, वो कुछ भी कह रही है। केटलिन कहती है वो कुछ भी नहीं कह रही नेड, उसने ये संदेश भिजवाने का इतना बड़ा जोखिम उठाया, वो खतरे जानती थी फिर भी वो ये संदेश भेजी, यानी वो कुछ तो ऐसा जान रही है। और अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं नेड, आपको किंग्स लैंडिंग जाना ही होगा। पर नेड कहता है कि मुझे साउथ नहीं जाना, किंग्स लैंडिंग बस षड्यंत्रकारियों की जगह है, मुझे वहां नहीं जाना। इस पे मास्टर ल्यूविन कहते हैं हैंड ऑफ द किंग एक ताकतवर पदवी होती है माय लॉर्ड, आप सच बाहर ला सकते हैं, लॉर्ड एरिन के मौत का सच, गुनहगारों का सच, और सबसे बड़ी बात इससे आप लेडी एरिन को भी सुरक्षित रख पाइएगा। नेड अब संकोच में पड़ चुका था, और तभी केटलिन कहती है आप रॉबर्ट को अपने भाई की तरह मानते हैं नेड, तो क्या आप अपने भाई को इन लैनिस्टर्स से घिरे रहने दे सकते हैं? नेड थोड़ी देर सोचता है और कहता है एक बार मेरे पिता और भाई भी साउथ गए थे और कभी वापस नहीं आए। मास्टर ल्यूविन कहते हैं एक अलग वक्त और एक अलग सम्राट माय लॉर्ड। नेड कहता है मैं जानता हूँ। नेड आगे कहता है केटलिन आप विंटरफेल में ही रुकेंगी, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रह के नॉर्थ के शासन को संभालिए। विंटरफेल में एक स्टार्क हमेशा रहना चाहिए। रॉब अभी बड़ा नहीं हुआ है, पर आप उसे राज करना सिखाइएगा। और मास्टर ल्यूविन आप हर जरूरी काम में केटलिन की मदद करिएगा और मेरे बेटों को तैयार भी करिएगा। केटलिन पूछती है पर बच्चों का क्या होगा? नेड कहता है कि रिकॉन अभी छोटा है तो उसे तुम्हारी जरूरत है, वहीं रॉब भी यही रहेगा, मैं बाकी बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब सांसा की शादी जॉफ्री से करवानी ही होगी ताकि किसी को शक ना हो, और आर्या भी थोड़े तौर तरीके सीख लेगी।
केटलिन कहती है पर प्लीज ब्रैन को मेरे पास ही रहने दीजिए, वो बस 7 साल का ही है। नेड कहता है कि रॉब और प्रिंस जॉफ्री की बिल्कुल नहीं बनती और हमारा ब्रैन सबको प्यारा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि जॉफ्री और ब्रैन की दोस्ती बनी रहे, यही हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। केटलिन कहती है ठीक है पर ब्रैन को दीवारों से दूर रखिएगा, आप जानते हैं उसे चढ़ना कितना पसंद है। तभी मास्टर ल्यूविन पूछते हैं पर जॉन स्नो का क्या माय लॉर्ड। अब ये नाम सुनते लेडी स्टार्क चिढ़ जाती है और नेड भी केटलिन के चेहरे पे गुस्सा साफ देख सकता था। तो अब आप सब ये जानिएगा गाइस कि लेडी स्टार्क जॉन स्नो से इतना चिढ़ती क्यों है। 15 साल पहले जब मैड किंग के खिलाफ जंग चल रही थी तभी केटलिन को खबर मिली थी कि एक नेड स्टार्क का नाजायज औलाद है। अब केटलिन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि जंग के दौरान मर्दों की ये आदत होती है और वेस्टेरोस के पूरे रियासत में कई लोगों के नाजायज औलाद थे। पर जब जंग खत्म हुआ और केटलिन विंटरफेल आई तब उसने देखा कि नेड अपने नाजायज औलाद को अपने साथ यहाँ ले आया था विंटरफेल में, और वो केटलिन के वहां पहुंचने से पहले से है। अब इस बात से केटलिन चिढ़ चुकी थी और नेड कभी भी जॉन की माँ के बारे में नहीं बताता था। और एक रात जब वो हिम्मत करके पूछी भी थी तो नेड ने सिर्फ इतना ही कहा कि जॉन स्नो मेरा ही खून है और मैं उसके बारे में और बात नहीं करना चाहूंगा। केटलिन बस इतना ही जानती थी कि वो औरत जो भी थी उसे नेड बेइंतहा प्यार करता था, क्योंकि केटलिन के सैकड़ों बार बोलने पर भी नेड आज तक जॉन को कभी विंटरफेल से नहीं निकाला था। केटलिन नेड से बहुत प्यार करती थी पर जॉन के वजह से वो इस बात पर नेड को कभी माफ नहीं कर सकती थी। वो नेड के दर्जनों नाजायज औलाद बर्दाश्त कर लेती पर वो उन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी और जॉन हर दिन उसकी नजरों के सामने रहता था और वक्त के साथ साथ जॉन उसके जायज बेटों से ज्यादा नेड की तरह दिख रहा था और ये बात केटलिन के गुस्से को बढ़ा देती थी। और अब केटलिन कहती है जॉन को जाना होगा, वो यहाँ नहीं रह सकता, वो आपका बेटा है नेड, मेरा नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगी। नेड कहता है आप जानते हैं कि मैं जॉन को साउथ लेके नहीं जा सकता, वो मेरे साथ दरबार में नहीं बैठ सकता, सब उसे नाजायज कहेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तभी मास्टर ल्यूविन नेड की बात काटते हुए बोलते हैं अभी कुछ दिन पहले आपके भाई बेंजेन मुझसे जॉन के बारे में बात करने आए थे माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि जॉन नाइट्स वॉच में जाना चाहता है। अब केटलिन मास्टर के इस सुझाव से खुश हो गई क्योंकि ये एकदम परफेक्ट सुझाव था। मास्टर आगे कहते हैं कि वॉल पे पहरा देना सम्मान का काम माना जाता है माय लॉर्ड, और नेड भी कहता है हाँ, और नाइट्स वॉच में एक नाजायज भी बड़े पद तक जा सकता है, पर जॉन अभी बस एक बच्चा है। मास्टर ल्यूविन कहते हैं ये एक मुश्किल फैसला है माय लॉर्ड, पर अब मुश्किल वक्त भी शुरू होने वाले हैं। नेड थोड़ी देर सोचता है और कहता है ठीक है, अगर यही सबको मंजूर है तो यही सही, मैं खुद बेन से बात करता हूँ। मास्टर कहते हैं कि जॉन को कब बताना है माय लॉर्ड। नेड कहता है जब मैं कहूँ, तैयारी शुरू करवाइए, हम आज से 14 दिन बाद निकलेंगे और जॉन को अपने भाई बहनों के साथ ये आखिरी दिन खुशी से बिता लेने दीजिए क्योंकि ये अच्छा वक्त और उन सभी का बचपन अब खत्म होने वाला है। अगले दिन सेप्टा मॉर्डेन आर्या और सांसा को सिलाई सिखा रही होती है। सांसा सिलाई के काम में माहिर थी और आर्या की सिलाई हमेशा टेढ़ी मेढ़ी आती थी। आर्या देखती है कि सांसा, सेप्टा मॉर्डेन, प्रिंसेस मार्सेला सभी आराम से बैठकर बातें कर रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। आर्या पूछती है तुम सब क्या बातें कर रही हो। सांसा बताती है हम राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं। आर्या जानती थी कि यहाँ किस राजकुमार की बात हो रही है। दूसरी लड़कियां कहने लगी कि युवराज सांसा की तारीफ कर रहे थे, तो एक ने कहा कि एक दिन सांसा की शादी युवराज से होगी। सांसा ने आर्या से पूछा तुम्हें युवराज कैसे लगे आर्या। आर्या कहती है कि जॉन ने तो कहा कि युवराज लड़की जैसा दिखता है। सांसा कहती है ओ बेचारा जॉन, उसे तो जलन होगी ही, वो नाजायज जो है। आर्या ने चिल्लाया वो हमारा भाई है। सांसा ने कहा सौतेला भाई। तभी वहां सेप्टा दोबारा आ गई और आर्या की सिलाई देख नाखुश हो गई और इस बात पे सभी लड़कियां हंस पड़ी। आर्या गुस्से में थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो गुस्से में वहां से भागने लगी। पीछे से सेप्टा ने आवाज लगाई कि राजकुमारी के सामने हमारी तौहीन मत करो आर्या। आर्या रुकी और मुड़कर प्रिंसेस मिर्सेला से इजाजत मांगी और वहां से भाग गई। आर्या को आते देख उसकी डायर वुल्फ निमीरिया भी उठ खड़ी हुई। आर्या ने ये नाम रॉइन की राजकुमारी निमीरिया पर रखा था जिसने सभी लोगों को नैरो सी पार करवाया था। वहीं सांसा के डायर वुल्फ का नाम लेडी था। आर्या निमीरिया को लेके यार्ड में चली गई जहां लड़कों की प्रैक्टिस हो रही थी। वो जॉफ्री को रॉब के हाथों हारते हुए देखना चाहती थी। अब विंटरफेल के किले और उसके हथियार खाने के बीच एक छोटा सा पुल था जहां से पूरा यार्ड साफ नजर आता था। आर्या जब वहां पहुंची तो जॉन वहां पहले से बैठा हुआ था। जॉन आर्या को देख के कहता है तुम्हें तो अभी सिलाई सीखनी चाहिए थी ना, यहाँ कैसे। आर्या कहती है मैं लड़ाई देखने आई थी। जॉन कहता है तो आओ यहाँ बैठो। वो दोनों देखते हैं कि
कि अभी तो बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ब्रैन और प्रिंसेस टोमेन आपस में भिड़ रहे थे और सर रॉड्रिक कैसल उस लड़ाई पर नजर रखे हुए थे। जॉन कहता है ये सिलाई से ज्यादा थकाने वाला काम है ना? आर्या कहती है ना, ये सिलाई से ज्यादा मजेदार है। अब आर्या और जॉन की अच्छी बनती थी। दोनों अपने पिता लॉर्ड स्टार्क पे गए थे। बचपन में तो आर्या को ये तक लगता था कि कहीं वो भी जॉन की तरह नाजायज तो नहीं। आर्या जॉन से पूछती है कि तुम क्यों नहीं लड़ रहे? जॉन जवाब देता है कि नाजायजों को राजकुमारों पे हथियार उठाने का हक नहीं। तभी जॉन कहता है तुमने जॉफरी को देखा? तभी आर्या की नजर जॉफरी पर पड़ती है जो अगले मैच के लिए तैयार हो रहा था। तभी आवाज आती है और जॉन और आर्या देखते हैं कि ब्रैन ने प्रिंस टोमेन को हरा दिया है। सर रॉड्रिक कहते हैं बहुत हुआ और दोनों को आराम करने भेज दिया जाता है। फिर सर रॉड्रिक रॉब और जॉफरी से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों तैयार हो? डुएल से पहले रॉब और जॉफरी में बहस हो जाती है और सर रॉड्रिक पूछते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं युवराज? जॉफरी कहता है कि हमें असली तलवारें दी जाए। रॉब कहता है मंजूर है, पर सर रॉड्रिक कहते हैं कि असली तलवारें खतरनाक होंगी युवराज, आप इन्हीं तलवारों से लड़िए। अब एक बड़ा सा आदमी ग्राउंड पे उतरकर सर रॉड्रिक से कहता है कि ये तुम्हारे युवराज हैं, तुम कौन होते हो इन्हें असली तलवार से मना करने वाले? सर रॉड्रिक कहते हैं मैं यहाँ का हथियार खाने का संचालक हूँ क्लिगैन, ये बात मत भूलना। सैंडर क्लिगैन कहता है कि क्या तुम यहाँ औरतों को प्रशिक्षण देते हो? तभी क्लिगैन रॉब से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है लड़के? रॉब कहता है 14। क्लिगैन बताता है कि किस तरह वो 12 साल की उम्र में अपना पहला इंसान को मारा था। अब इस बात से रॉब चिढ़ जाता है और सर रॉड्रिक से कहता है कि असली तलवारें लाइए, पर सर रॉड्रिक नहीं मानते और जॉफरी रॉब का मजाक उड़ाता हुआ चला जाता है। वहीं रॉब और सर रॉड्रिक गुस्से से लाल हो चुके थे। जॉन भी अपनी जगह से उठता है और आर्या से कहता है कि खेल खत्म हो चुका आर्या, तुम्हें भी अपने कमरे में लौट जाना चाहिए क्योंकि जितनी देर तुम छुपोगी तुम्हारी सजा उतनी ही कड़ी होगी। पर जब आर्या अपने कमरे में पहुंचती है तो वो सेप्टा मॉर्डेन और अपनी माँ दोनों को वहां देखती है। अगले दिन सम्राट को शिकार करने जाना था। उनके साथ युवराज जॉफरी, कैप्टन जॉरी कैसेल, सर रॉड्रिक, रॉब, अंकल बेंजन, थियॉन ग्रेजॉय और टिरियन लैनिस्टर सब गए। ये उनका आखिरी शिकार था विंटरफेल में क्योंकि अगले दिन उन्हें साउथ के लिए निकलना था। ब्रैन जो विंटरफेल में था वो थोड़ी देर जॉन को ढूंढता है पर जॉन कहीं नहीं मिलता। ब्रैन पिछले कुछ दिनों से खुश था क्योंकि उसे पहली बार किंग्स रोड पे जाने का मौका मिल रहा था। उसके पिता नए हैंड ऑफ द किंग होने वाले थे। ब्रैन को किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में रहने का मौका मिल रहा था जहां के दरबार में कहा जाता था कि ड्रैगन्स के सर लगाए गए हैं। ब्रैन भी जानता था कि एक दिन वो भी एक नाइट बनेगा और वो भी किंग्स गार्ड में शामिल होगा। ब्रैन की दाई माँ बताती थी कि किंग्स गार्ड पूरे रियासत के सबसे काबिल योद्धा होते हैं और आज तक सिर्फ 7 ऐसे किंग्स गार्ड रहे हैं। वो सफेद आर्मर्स पहनते थे और कोई परिवार नहीं बनाते थे। उनका एक ही कर्तव्य था अपने सम्राट की सेवा करना। ब्रैन को उन सभी के नाम याद थे, सर्विन ऑफ द मिरर शील्ड, सर रैम रेडवाइन, प्रिंस एमोन द ड्रैगन नाइट, जुड़वा भाई सर एरिक और सर एरिक जो सालों पहले मारे गए थे जब सत्ता पाने की भूख में भाई बहन से लड़ा करते थे। एक जंग जिसे इतिहासकारों ने द डांस ऑफ द ड्रैगन के नाम से दर्ज किया था। द व्हाइट बुल, गेरोल्ड हाईटावर, सर आर्थर डेन, द स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग और सर बैरिस्टन द बोल्ड। सम्राट के साथ 2 किंग्स गार्ड विंटरफेल भी आए थे, सर बोरोस और सर मेरिन, पर ब्रैन कभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सर जेमी लैनिस्टर भी किंग्स गार्ड से थे पर ब्रैन उन्हें ऐसा नहीं मानता था। पर आज तक के सबसे महान नाइट दी सर बैरिस्टन सेल्मी, जिन्हें बैरिस्टन द बोल्ड भी कहा जाता था, वो पूरे किंग्स गार्ड के कमांडर थे और नेड ने ब्रैन से वादा किया था कि वो उसे सर बैरिस्टन से जरूर मिलवाएंगे। पर अब जब अगले दिन ब्रैन को विंटरफेल को अलविदा कहना था तो वो उदास हो गया। वो चुपचाप अपने डायर वुल्फ के साथ गॉड्सवुड में चला गया और वो अपने डायर वुल्फ के लिए एक नाम सोचने लगा। रॉब ने अपने डायर वुल्फ का नाम ग्रे विंड रखा था, सांसा ने लेडी, आर्या ने निमीरिया और रिकॉन ने शैगी डॉग। पर ब्रैन अभी भी अपने डायर वुल्फ के लिए नाम नहीं सोच पा रहा था। तभी वो चढ़ाई करने की सोचता है। वो तुरंत गॉडवुड से भागा और एक सेंटिनल ट्री के पास वो अपने डायर वुल्फ को बिठा दिया और उस पेड़ पे चढ़ने लगा। वो उस पेड़ से फिर हथियार खाने के छत पर कूद गया। अब वहां से ब्रैन पूरे विंटरफेल के किलों को देख सकता था। छतों पे घूमने की वजह से ब्रैन को विंटरफेल के किले के उन रास्तों के बारे में भी पता था जो सिर्फ ऊपर से ही कोई देख सकता था। लेडी स्टार को हमेशा चिंता रहती थी कहीं ब्रैन किसी दिन ऊंचाई से गिर ना जाए, पर ब्रैन कभी उनकी बात नहीं मानता था। पूरे विंटरफेल के किले में ब्रैन की सबसे पसंदीदा जगह थी द ब्रोकन टावर। वो एक पुराना वॉच टावर था जो सालों पहले गिर चुका था। ब्रैन उस टावर पे चढ़ ही रहा था कि उसे अचानक अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो हड़बड़ा जाता है। वो आवाज एक औरत की थी। वो कह रही थी,
मुझे ये पसंद नहीं, तुम्हें हैंड ऑफ द किंग होना चाहिए था। तभी एक आदमी की आवाज आती है कि अब बस भी करो, मुझे हैंड नहीं बनना, उसमें बहुत जिम्मेदारियां होती है। अब ब्रैन चुपचाप सुनने लगता है। वो औरत आगे कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, रॉबर्ट उस स्टार्क को अपने भाई जैसा मानता है। वहीं वो आदमी की आवाज आती है, रॉबर्ट की पहले ही अपनी भाइयों से नहीं बनती तो इससे क्या होगा। वो औरत कहती है, बेवकूफ मत बनो, रेनली और स्टैनिस की बात अलग है, पर ये स्टार्क है, इसकी बात रॉबर्ट जरूर सुनेगा। मुझे पहले ही तुम्हारे नाम का सुझाव दे देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि वो स्टार्क जरूर उस प्रस्ताव को ठुकरा देगा। वो आदमी कहता है, तब तो हमें खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए। अच्छा हुआ रॉबर्ट ने अपने भाई या उस लिटिल फिंगर को हैंड नहीं बनाया। एक महत्वाकांक्षी दुश्मन से अच्छा एक सम्मानित दुश्मन होता है। तब तक बाहर से ब्रैन समझ चुका था कि वो दोनों लोग सम्राट और ब्रैन के पिता के बारे में बात कर रहे थे। तभी उस औरत की आवाज आती है कि हमें उस स्टार पर नजर रखना होगा। और वो आदमी कहता है, पर मैं तो अभी तुम पर नजर रखना चाहता हूँ, आओ ना यहाँ। वो औरत कहती है, लॉर्ड स्टार्क को आज तक कभी भी दी नेक के दक्षिण में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा, पर उसका प्रस्ताव को मान लेना वो जरूर हमारे खिलाफ जाने वाला है, वरना कोई अपना साम्राज्य छोड़कर साउथ क्यों जाएगा। वो आदमी कहता है, सैकड़ों कारण हो सकते हैं, कर्तव्य, सम्मान, शायद लॉर्ड स्टार्क इतिहास के पन्नों में अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखवाना चाहते हो। वो औरत कहती है, भूलो मत कि उसकी बीवी लेडी एरिन की बहन है, कुछ तो कारण होगा ना कि लेडी एरिन हमारे स्वागत के लिए विंटरफेल नहीं आई। वो आदमी कहता है, तुम कितना डरती हो, लेडी एरिन डर चुकी है, वो कुछ नहीं करेगी। अगर उसे कुछ मालूम होता तो वो सीधे सम्राट के पास जाती, ना कि किंग्स लैंडिंग छोड़ के भाग जाती। वो औरत कहती है कि सम्राट खुद उसके बेटे को कैस्टरली रॉक्स भेजने वाले थे। वो सम्राट के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि हम उसके बेटे को कैस्टरली रॉक्स में बंधक बना लेंगे, पर अब वो हिम्मत दिखाएगी क्योंकि वो अपने बेटे को सुरक्षित ईरी ले जा चुकी है। वो आदमी कहता है कि अरे छोड़ो भी, लेडी एरिन को जो सोचना है सोचने दो, उसके पास कोई सबूत थोड़ी है, या उसके पास सच में सबूत है। वो औरत कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि रॉबर्ट को सबूत की जरूरत भी पड़ेगी, वो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करता। इस पे वो आदमी कहता है कि अब प्यारी बहना, इसमें तुम्हारी ही गलती है। और अब वो औरत कहती है, अगर सम्राट मारे जाते हैं तो उनके जगह पे जॉफ्री नया सम्राट बन जाएगा, तब हम पे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन रॉबर्ट का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब एक स्टार्क वहां रहेगा तो पता नहीं दोनों मिलके क्या करेंगे। अब ब्रैन काफी डर चुका था, वो वापस जाके सबको सच बताने की सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि उसे एक बार देखना चाहिए कि ये दोनों लोग अंदर हैं कौन। वो आदमी कहता है कि तुम ये सब सोचना बंद करो और अभी के मजे के बारे में सोचो। और ब्रैन को अंदर से कुछ अजीब आवाजें आती है। ब्रैन खिड़की से लटक कर अंदर देखता है तो वो दोनों लोग बिना कपड़ों के थे। वो आदमी ब्रैन की तरफ पीठ किए हुए था और उस औरत को ढके हुए था। वो औरत उस आदमी के बालों को पकड़ के अपने ब्रेस्ट्स के ऊपर ले जाती है और तभी ब्रैन देखता है कि वो तो महारानी सर्सी है। और तभी महारानी सर्सी भी ब्रैन को देख लेती है और वो जोर से चीखती है और उस आदमी को ढकेल कर दूर कर देती है। ब्रैन भी जल्दबाजी में ऊपर चढ़ने की सोचता है पर उसका हाथ छूट जाता है और वो खिड़की के नीचे एक डाल पकड़कर लटक जाता है। तभी वो दोनों लोग खिड़की पे आते हैं और इस बार ब्रैन ने उस आदमी को भी देख लिया था। सर्सी कहती है, इसने हमें देख लिया है। वो आदमी कहता है, ये लो मेरा हाथ पकड़ो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ब्रैन उसका हाथ पकड़ता है। सर्सी कहती है, क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी ब्रैन से पूछता है, तुम कितने साल के हो लड़के? ब्रैन कहता है 7 साल। वो ब्रैन को खिड़की पे खड़ा करवाता है और सर्सी से कहता है, प्यार के लिए क्या नहीं करना पड़ता, और ब्रैन को वो धक्का दे देता है। यहाँ लाइब्रेरी में कहीं दूर से एक भेड़िए की आवाज की वजह से टिरियन जागता है। टिरियन जब लाइब्रेरी से बाहर आता है तो देखता है कि काफी भगदड़ मची हुई है और सैंडोर क्लिगैन भागते हुए टिरियन के पास आता है और कहता है कि वो लड़का काफी वक्त लगा रहा है, आशा करता हूँ कि वो जल्दी मर जाए। टिरियन ने सर उठाकर देखा तो हाउंड के साथ जॉफ्री भी था। जॉफ्री ने कहा कि कम से कम वो लड़का शांति से तो मर रहा है, इन भेड़ियों ने तो रात भर सोने ही नहीं दिया। तभी हाउंड कहता है, अगर आप कहे तो उन जानवरों को शांत कर दूं युवराज। जॉफ्री कहता है, क्यों नहीं, वैसे भी विंटरफेल में इतने भेड़िए हैं, उन स्टार्क्स को तो पता भी नहीं चलेगा। टिरियन कहता है, स्टार्क्स 6 तक गिनती जानते हैं पर मैं किसी को जानता हूँ जिसे उतना भी नहीं आता। इस पे हाउंड टिरियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये आवाज कहाँ से आई, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जॉफ्री हंस पड़ता है। टिरियन कहता है, मैं आज तुम्हारे बदतमीजी के मिजाज में नहीं हूँ हाउंड। और टिरियन जॉफ्री की तरफ मुड़कर कहता है कि काफी वक्त हो चुका है जॉफ्री, तुम्हें अंदर जाके लॉर्ड स्टार्क और लेडी स्टार्क से मिलकर सांत्वना प्रकट करनी चाहिए। जॉफ्री कहता है, मेरे सांत्वना से उन्हें क्या होगा? टिरियन कहता है, कुछ नहीं, पर ये अपेक्षा तुमसे की जाएगी और तुम्हारी गैर हाजिरी सबको दिख रही है। जॉफ्री कहता है, वो स्टार्क लड़का मेरा कुछ नहीं लगता और वैसे भी मैं एक औरत का रोना धोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। टिरियन जॉफ्री को एक कस के तमाचा मारता है और कहता है,
कि एक शब्द और मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा। जॉफरी कहता है मैं माँ को इस बारे में बताऊंगा, और टिरियन इस बार उसे दूसरे गाल पे एक तमाचा जड़ देता है और कहता है तुम जरूर अपनी माँ को बताना, पर उससे पहले तुम लॉर्ड स्टार्क के पास जाओगे और उनके पैरों पे गिरकर ये कहोगे कि उनके दुख के इस घड़ी में तुम उनका साथ दोगे, और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम उनकी मदद करोगे। समझ में आया? जॉफरी वहां से रोता हुआ भाग जाता है। हाउंड कहता है युवराज इस बात को याद रखेंगे छोटे मालिक, और खुद भी हंसने लगता है। टिरियन कहता है आशा करता हूँ कि वो याद रखे, और अगर वो भूलता है तो तुम एक अच्छे कुत्ते की तरह उसे याद दिला देना। वैसे तुम्हें पता है कि मेरा भाई अभी कहाँ मिलेगा? हाउंड बताता है कि वो महारानी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। टिरियन डाइनिंग हॉल में आता है और पूछता है कि क्या सम्राट अभी तक सोए हुए हैं? सर्सी बताती है कि सम्राट रात भर सोए ही नहीं, वो रात भर से लॉर्ड एडार्ड के साथ है। टिरियन अपने लिए नाश्ता मंगवाता है और टॉमेन उससे पूछता है कि ब्रैन की हालत अब कैसी है अंकल? टिरियन बताता है कि उसकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। जेमी कहता है कि लॉर्ड स्टार्क का एक बड़ा भाई भी था ब्रैंडन नाम का, वो मैड किंग उसे मरवा दिया था। लगता है ये ब्रैंडन नाम ही मनहूस है। टिरियन कहता है ना इतना भी मनहूस नहीं। सर्सी कहती है क्या मतलब तुम्हारा? टिरियन बताता है कि राज वैद्यों का कहना है कि ब्रैन बच जाएगा। अब ये सुनते ही टॉमेन और मिर्सेला खुश हो जाती है, पर टिरियन उन बच्चों का नहीं बल्कि सर्सी और जेमी के हाव भाव देख रहा था। सर्सी कहती है कि ये नॉर्थ के देवता कितने कठोर हैं, एक बच्चे को तड़पने के लिए छोड़ दिए। जेमी पूछता है कि वैद्यों का क्या कहना है। टिरियन बताता है कि वो बच जाएगा, अगर उसे मरना होता तो वो अभी तक मर चुका होता। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, दोनों टांगों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। वो होश में तो नहीं है, पर वो उसे दूध और शहद पिला रहे हैं, तो भले वो कुछ वक्त बाद जाग जाए पर वो कभी चल नहीं पाएगा। टिरियन आगे कहता है तुम सब आज निकल रही हो ना? सर्सी कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ रुकना है। टिरियन कहता है नहीं, वो बस बेंजन स्टार्क लॉर्ड स्टार्क के नाजायज को लेके वॉल जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार वॉल को देखाऊं। जेमी कहता है कहीं तुम भी नाइट वॉच में शामिल होने का तो नहीं सोच लिया मेरे भाई? टिरियन कहता है क्या मैं और ब्रह्मचारी डॉर्न की वैश्याएं भीख मांगने लग जाएंगी? मैं तो बस वॉल पे जाके दुनिया के छोर पे खड़े होकर दूसरी तरफ पेशाब करना चाहता हूँ। सर्सी अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं जेमी टिरियन से कहता है कि ब्रैन के इस हालत में शायद लॉर्ड स्टार्क साउथ ना चले। टिरियन कहता है कि वो जरूर जाएंगे क्योंकि सम्राट ने उनसे कहा है। जेमी आगे कहता है कि लॉर्ड स्टार्क उसे मार क्यों नहीं देते? मैं होता तो कभी अपने बेटे को इतने तकलीफ में नहीं देख पाता। टिरियन जेमी से कहता है कि ये सुझाव तुम लॉर्ड स्टार्क को देने मत चल जाना मेरे भाई, और हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो लड़का होश में आए क्योंकि मुझे उससे बहुत कुछ जानना है। जेमी ये सब सुनकर कहता है कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम किसके तरफ हो मेरे भाई। टिरियन कहता है तुम तो मुझे जानते ही हो, फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ जॉन ब्रैन के कमरे के बाहर था, वो थोड़ा हिम्मत जुटाया और कमरे के अंदर गया। लेडी स्टार्क ब्रैन के बगल में बैठी हुई थी, वो ब्रैन को छोड़ी ही नहीं थी पिछले 14 दिनों से। लेडी स्टार्क जॉन को देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन कहता है मैं यहाँ ब्रैन को देखने आया था। केटलिन कहती है तो देख लिया ना तुमने, अब जाओ यहाँ से। जॉन कहता है पर वो मेरा भाई है। केटलिन कहती है मुझे सिपाहियों को बुलाने पे मजबूर मत करो। जॉन भी गुस्से में कहता है बुला लीजिए, आज वो भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। जॉन ब्रैन के पास जाकर कहता है ब्रैन ये मैं हूँ जॉन, तुम हमें छोड़कर मत जाना मेरे भाई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं, रॉब, तुम्हारी बहनें, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे जाना होगा ब्रैन, आज मैं अंकल बेंजन के साथ वॉल पर जा रहा हूँ। जॉन वहाँ से जा ही रहा होता है कि केटलिन कहती है जॉन। जॉन रुक जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि केटलिन ने उसे जॉन कहकर पुकारा हो। केटलिन आगे कहती है ब्रैन की जगह तुम्हें गिरना चाहिए था। जॉन जब नीचे आता है तो देखता है कि गाड़ियां तैयार की जा रही थी जाने को, और रॉब बताता है कि अंकल बेंजन तुम्हें ढूंढ रहे थे। जॉन बताता है कि वो ब्रैन से मिला। रॉब कहता है कि मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। जॉन भी कहता है कि हाँ तुम स्टार्क्स इतनी आसानी से नहीं मरते। रॉब कहता है कि अगली बार जब तुम मिलोगे तो पूरे काले लिबास में रहोगे। जॉन कहता है वही तो मेरा रंग था, और जॉन रॉब को अलविदा कहकर आर्या से मिलने जाता है। आर्या भी अपने कमरे में अपना सामान बांध रही होती है। तभी वो जॉन को देख के खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम चले गए होगे। तभी जॉन कहता है तुम जिस तरह कपड़ों को रख रही हो उससे सेप्टा मॉर्डेन नाराज होंगी आर्या, वैसे तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। आर्या खुशी से पूछती है एक तोहफा? जॉन कहता है हाँ वैसा ही कुछ, जाओ दरवाजा बंद करो। उसके बाद जॉन एक थैले से कुछ निकालता है। आर्या कहती है एक तलवार। जॉन कहता है आराम
से ये कोई खिलौना नहीं है, तुम्हें चोट पहुंच सकती है। जॉन आगे कहता है, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया है। कहते हैं कि ब्रावोस और मिर जैसे फ्री सिटीज में ऐसे ही तलवार इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे एक इंसान का सर तो नहीं काट सकते, पर तुम उन्हें इससे घोंप कर जरूर मार सकती हो। और जॉन कहता है, सबसे पहला सबक, अपने दुश्मनों को नोकीले भाग से मारो। आर्या कहती है कि हाँ मुझे पता है। जॉन कहता है कि तुम्हें इसे चलाना सीखना होगा। किंग्स लैंडिंग एक बड़ा शहर है, तुम्हें इसे सिखाने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जॉन कहता है, तुम मुझे याद आओगी बहना। और जाते हुए कहता है, हाँ सभी महान तलवारों के नाम थे। आर्या पूछती है, क्या तुमने इसका कोई नाम रखा है? जॉन कहता है, हाँ, और तुम्हारा सबसे पसंदीदा चीज है वो। आर्या को थोड़ा देर लगता है समझने में, पर वो समझ जाती है और कहती है, नीडल। वहीं दूसरी तरफ डेनेरिस की शादी ड्रोगो से हो रही थी। ड्रोगो अपना पूरा खालासार लेके आया हुआ था और उन सब ने पेंटोस के शहर के बाहर डेरा डाला हुआ था। खाल का महल तब तक के लिए डेनेरिस और उसके भाई को दे दिया गया था। विसेरिस पूछता है कि वो कब डैनी से शादी करेगा। मैं कल ही इसकी शादी के लिए तैयार हूँ, पर ड्रोगो को भी अपना वादा पूरा करना होगा। इलिरियो कहता है, खाल ने आपको राज मुकुट का वादा किया है माय लॉर्ड, वो उसे पूरा जरूर करेंगे, पर पहले वो डैनी से शादी करना चाहते हैं, फिर वो उसे लेके वाइस डोथराक जाएंगे और अगर उनकी विधि के अनुसार जंग होना रहा तो वो जरूर होगा। विसेरिस कहता है, भाड़ में जाए ऐसे डोथराकी विधि। सर जोरा मॉर्मोंट कहते हैं, आपको धैर्य रखना होगा माय लॉर्ड, डोथराकी अपने जुबान के पक्के होते हैं। अगला दिन शादी का दिन था। 2 सिंहासन बनाए गए थे जिस पर ड्रोगो और डैनी बैठे। उनसे नीचे विसेरिस और सर जोरा बैठे हुए थे। अब इस बात से विसेरिस चिढ़ा हुआ था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। डैनी भी खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं की थी। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, पर डैनी को वो भाषा समझ ही नहीं आ रही थी। खाल भी अपने लोगों के लड़ाइयों को देख के मजे कर रहा था, पर डैनी के तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। डैनी चुपचाप बैठे खुद से बस ये कहे जा रही थी, मैं ड्रैगन का खून हूँ, मैं हूँ डेनेरिस स्टॉर्मबॉर्न, ड्रैगनस्टोन की राजकुमारी और एगोन द कॉन्करर की वंशज। खाल के शादी का जलसा बढ़ता जा रहा था। नाच लड़ाइयों में तब्दील हो रहे थे, एक के बाद एक लोग मर रहे थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। मैजिस्टर इलिरियो ने भी इस बारे में डैनी को बताया था कि बिना मौत के डोथरा की शादी नहीं मानी जाती। शाम हो चुकी थी और अचानक से खाल ताली बजाता है और समारोह रुक जाती है। ये नई दुल्हन के तोहफों का वक्त था। विसेरिस ने तोहफे में 3 दासियां दी। ईरी और झीकी दोनों डोथराकी थी और तीसरी डोरिया लाइसीन की थी। विसेरिस ने कहा, ये कोई आम दासियां नहीं है मेरी प्यारी बहना। ईरी तुम्हें घुड़सवारी सिखाएगी, झीकी तुम्हें डोथराकी भाषा सिखाएगी और डोरिया तुम्हें एक औरत और रिझाने की कला सिखाएगी। उसके बाद सर जोरा मॉर्मोंट आए। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं गरीब आपको क्या ही दे पाता, पर ये मेरा तोहफा है। वो पुरानी किताबों का एक बंडल था जिसमें 7 साम्राज्य के इतिहास और कविताएं थी। उसके बाद मैजिस्टर इलिरियो आए। उन्होंने फ्री सिटीज का सबसे बेहतरीन वेलवेट गिफ्ट किया और साथ ही 3 बड़े आकार के अंडे। पहले तो डैनी को लगा कि ये सजावट का कोई सामान होगा, पर वो एक पत्थर की तरह भारी थे। एक गहरे हरे रंग का था, दूसरा क्रीम कलर का और तीसरा बिल्कुल काले रंग का था। डैनी ने पूछा, ये क्या है मैजिस्टर? मैजिस्टर ने कहा, ये ड्रैगन के अंडे हैं राजकुमारी, जो हमने शैडो लैंड से मंगवाए हैं, जो आशाई से भी आगे है। सैकड़ों सालों की वजह से ये पत्थर बन गए हैं, पर ये अभी भी धूप में चमकते हैं। डैनी कहती है, तब तो मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। ब्लड राइडर्स ने भी डैनी के लिए तोहफे लाए और वो 3 हथियार थे। सर जोरा ने डैनी को डोथराकी तरीका सिखा दिया था कि किसी भी तोहफे के लिए मना कैसे करना है। तो डैनी ने कहा, ये तोहफे एक योद्धा के लिए हैं मेरे साथियों, और मैं एक औरत हूँ। आप इन तोहफों को मेरे पति ड्रोगो को दे दीजिए। और ड्रोगो ने उन तोहफों को रख लिया और अब बारी ड्रोगो की थी। वो उठा और आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद वो अपना तोहफा लेकर आया। वो एक घोड़ी थी, सुंदर, शाम के रंग की तरह सांवली। डैनी देखते समझ गई कि ये कोई आम घोड़ी नहीं है। डैनी जैसे नजदीक गई, खाल ने कुछ कहा। इलिरियो ने बताया कि खाल कह रहे हैं कि उन्होंने ये सांवले रंग की घोड़ी चुनी है आपके बालों की वजह से। तभी ड्रोगो डैनी को उठाकर उस घोड़ी पे बिठा देता है। वो सर जोरा से पूछती है कि अब क्या करना है। जोरा बताते हैं कि आप एक बार सवारी करिए। डैनी हिम्मत करके लगाम हाथ में लेती है और एक झटका देती है और वो घोड़ी दौड़ पड़ती है। डैनी पहली बार डरी हुई नहीं थी, उसे मजा आ रहा था और
उसे देख पूरा खालासार हंस पड़ा। डैनी इलिरियो के पास आकर कहती है, खाल से कहिए कि उन्होंने तो मुझे हवा तोहफे में दे दिया है। इलिरियो ये बात जब खाल से कहता है तो खाल भी इस पे मुस्कुरा देता है और शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। खाल भी अपने घोड़े को मंगवाता है और विसेरिस डैनी के नजदीक आके कहता है, इसे जरूर खुश करना बहना। वो दोनों वहां से रवाना हुए और काफी आगे बढ़ने के बाद खाल एक जगह पे रुका जहां बगल में एक छोटी सी नदी थी। वो डैनी को उसके घोड़े से उतारा और जैसे ही खाल डैनी की तरफ देखा, डैनी रोने लगी। खाल ने कहा, नो। डैनी उससे पूछती है, तुम हमारी भाषा जानते हो? फिर ड्रोगो ने कहा, नो। वो डैनी के बालों को छू रहा था और दोनों साथ साथ बैठे थे। खाल फिर से कहता है, नो। डैनी ने पूछा, क्या तुम्हें बस यही एक शब्द आता है? खाल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चोटी खोलने लगा। उसमें डैनी भी उसकी मदद करने लगी। अब ड्रोगो की बारी थी। वो भी डैनी के कपड़े उतारने लगा। वो ठंडी हवा डैनी के शरीर पे सुई की तरह चुभ रहे थे। डैनी इस बात से डर रही थी कि अब क्या होगा, पर ड्रोगो कुछ नहीं कर रहा था। वो बस डैनी को छुए जा रहा था, कभी उसकी उंगलियों को, कभी हथेली को, कभी उसके कानों को, तो कभी उसके बाल को। बहुत देर बाद खाल डैनी के स्तनों पे अपना हाथ ले गया और थोड़ी देर बाद डैनी से पूछा, नो? डैनी उसके हाथों को पकड़ के अपने टांगों के बीच ले गई और कही, यस। अब कहानी दोबारा शिफ्ट होती है वेस्टेरोस में। यहाँ किंग्स रोड में सुबह सुबह फरमान आया। नेड अभी भी सो रहा था। तभी रॉबर्ट नेड के टेंट के पास आकर चिल्लाता, जल्दी उठो स्टार्क, जल्दी, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। नेड कहता है कि अंदर आ जाओ रॉबर्ट, बातें टेंट के अंदर भी हो सकती हैं। रॉबर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सुनने वाले हैं, मुझे अकेले में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। जब वो दोनों पूरे कारवां से मीलों आगे जा चुके होते हैं, तब रॉबर्ट कहता है, अब मजा आया दोस्त, मैं उस धीमे गति में रेंग रेंग के थक गया था। कभी कभी तो मन करता है कि मैं आधे रास्ते से ही उनसे आगे भाग लूं। क्या कहते हो नेड? पुराने समय की तरह बस तुम और मैं किंग्स रोड की सड़क पर, और पता नहीं कौन सी चुनौतियां आ जाए, या शायद किसी किसान की बेटी या कोई वैश्या जो हमारा बिस्तर गर्म कर दे। क्या कहते हो? नेड कहता है, पर हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं रॉबर्ट, कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे परिवारों और इस रियासत के प्रति, और अब हम पुराने समय की तरह जवान भी नहीं रहे। रॉबर्ट कहता है, अरे वो सब छोड़ो, क्या नाम था तुम्हारा उस लड़की का? हाँ, बेका। अरे नहीं, वो तो मेरी थी। क्या लगती थी यार वो, या कौन थी वो, अलीना या मेरिल? अरे नेड, वो जो तुम्हारे नाजायज की माँ थी। नेड कहता है, उसका नाम विला था और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है, हाँ, पर वो वैश्या बला की खूबसूरत होगी कि वो मेरे लॉर्ड स्टार्क का ध्यान भंग कर दी। अब ये कहकर रॉबर्ट हंसने लगता है। तभी सूरज भी उग चुका होता है और रॉबर्ट कहता है, चलो असली मुद्दे पे आते हैं नेड। कल रात एक दूत किंग्स लैंडिंग से आया था, लॉर्ड वेरिस का भेजा हुआ दूत। उसने मुझे एक चिट्ठी दी है। और रॉबर्ट एक कागज का टुकड़ा निकालता है। अब लॉर्ड वेरिस एक किन्नर था और सम्राट के लिए गुप्तचरों को संभालता था। नेड एक बार के लिए डर जाता है कि कहीं ये संदेश लेडी एरिन से जुड़ा हुआ ना हो। तभी रॉबर्ट पूछता है, तुम्हें सर जोरा मॉर्मोंट याद है? नेड कहता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। अब मॉर्मोंट घराना वेस्टेरोस के पुराने गौरवशाली और सम्मानित घरानों में से एक है, पर बियर आइलैंड जहाँ वो रहते हैं वो जगह ठंड और गरीबी से पीड़ित रहती है। अपने राजसी खजाने को भरने के लिए सर जोरा ने कुछ शिकारियों को ताइरोश के व्यापारियों के यहाँ बेच दिया था। अब चूंकि हाउस मॉर्मोंट स्टार्क्स के संरक्षण में आते थे, तो खुद नेड स्टार्क को बियर आइलैंड जाना पड़ा था। पर तब तक सर जोरा वेस्टेरोस से दूर जा चुका था और तब से आज तक 5 साल बीत चुके थे। रॉबर्ट कहता है, लॉर्ड वेरिस के संदेश के मुताबिक सर जोरा अभी पेंटोस में है और वो अब वेरिस के गुप्तचर बन चुके हैं। नेड आगे संदेश में पढ़ता है कि डेनेरिस टारगेरियन की किसी डोथराकी हॉर्स लॉर्ड से शादी हुई है। तो नेड कहता है, तो इस संदेश का क्या किया जाए? हमें भी तोहफे भेजने हैं क्या? रॉबर्ट कहता है, क्यों नहीं, एक चाकू, एक तेज धार वाली, और उसे मारने के लिए एक मजबूत बंदा। अब नेड जानता था कि रॉबर्ट कुछ ऐसा ही कहेगा। रॉबर्ट के अंदर टारगेरियंस के प्रति नफरत पागलपन की हद तक थी। विद्रोह के वक्त जब टाइविन लैनिस्टर रेगार की बीवी और नवजात बच्चे की लाश लाया था, तब नेड ने कहा था कि ये तो हत्या है, और रॉबर्ट ने कहा था कि नहीं, ये एक जंग है। नेड कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा था, और रॉबर्ट कहता है कि मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा, ये सपोले हैं। तभी से नेड रॉबर्ट से अलग लड़ने लगा था और फिर लियाना की मौत ने ही दोबारा दोनों को साथ लाई थी। पर इस बार नेड ने अपने गुस्से को शांत करके कहा, सम्राट, वो टारगेरियन अभी बस एक बच्ची है और आप टाइविन लैनिस्टर नहीं हो कि बच्चों को मारिएगा। रॉबर्ट कहता है,
और कब तक वो एक मासूम रहेगी। जल्द ही नेड वो अपने टांगे फैला ऐसे सपोलों को जन्म देने लगेगी जिससे इस रियासत को खतरा बना रहेगा। नेड कहता है पर फिर भी एक बच्ची को मारना ये अपराध है सम्राट। रॉबर्ट गुस्से से चिल्ला पड़ता है, अपराध? तुम इसे अपराध कहते हो? उस एरिस ने जो तुम्हारे भाई ब्रैंडन के साथ किया था वो अपराध था, तुम्हारे पिता के साथ जो किया गया था वो अपराध था। कितनी बार नेड, कितनी बार उस रेगार ने तुम्हारी बहन लियाना का बलात्कार किया था, कितनी बार? और फिर वो नेड की तरफ गुस्से से उंगली दिखाकर कहता है, मैं टारगेरियन वंश के आखिरी कतरे तक को मिटा दूंगा, तब तक जब तक वो उनके ड्रैगन्स के तरह इतिहास से ना मिट जाए। नेड जानता था कि जब रॉबर्ट गुस्से में हो तो उससे बहस करके कोई फायदा नहीं, तो नेड कहता है तो आप उन्हें कैसे मरवाने का सोच रहे हैं? रॉबर्ट कहता है काश मैं ऐसा कर पाता। वो पेंटोस के किसी मैजिस्टर के यहाँ थे और अब वो डोथराकी के साथ जा चुके हैं। मुझे उन्हें तभी खत्म करवा देना चाहिए था जब आसान था, पर मैं बेवकूफ जॉन एरिन की बातों में आके उन्हें छोड़ता रहा। नेड कहता है और जॉन एरिन एक समझदार इंसान थे सम्राट। रॉबर्ट का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था और वो नेड से पूछता है, अच्छा उस हॉर्स लॉर्ड के पास हजारों लोगों की सेना है, इस पे तुम्हारा जॉन एरिन क्या कहता? नेड कहता है वो कहते कि हजार क्या लाखों की सेना भी इस रियासत के लिए खतरा नहीं है जब तक वो नैरो सी के उस पार हैं। हम सब ये जानते सम्राट कि वो डोथराकी समुद्र से कितना डरते हैं। रॉबर्ट अपने घोड़े पे बैठते हुए कहता है पर उन फ्री सिटीज में जहाज हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ नेड, मुझे ये शादी रास नहीं आ रही है। आज भी इन 7 राज्यों में कई लोग हैं जो मुझे विद्रोही कहते हैं। उस जंग में कई घराने थे जो टारगेरियंस की तरफ से लड़े थे। उन्हें अगर आज भी आधा मौका मिल जाए तो वो मुझे और मेरे बच्चों को नींद में ही मार डालेंगे। तुम्हें क्या लगता है नेड, जिस दिन वो टारगेरियन का औलाद भीख में मांगी हुई सेना लेकर यहाँ पहुंचा, ये सारे बागी उससे मिल जाएंगे? नेड कहता है वो इस तरफ नहीं आएगा सम्राट, और अगर वो आया भी तो हम उसे दोबारा से समंदर में फेंक देंगे अगर आप वार्डन ऑफ ईस्ट नियुक्त कर देते हैं तो। रॉबर्ट कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ नेड, मैं उस बच्चे को वार्डन ऑफ द ईस्ट नहीं बनाने वाला। अब तो और नहीं जब एक टारगेरियन एक डोथराकी के साथ सो रही हो। जंग मुंह पे खड़ा है और मैं पागल ही होऊंगा जो अपने रियासत का 1/4 भाग एक बीमार बच्चे के भरोसे छोड़ दूं। नेड कहता है अगर आपको एरिन का बेटा सही नहीं लग रहा तो आप अपने किसी भाई को वार्डन बना दीजिए। स्टैनिस वो सही रहेगा, उसने तो स्टॉर्म्स एंड के घेरेबंदी में भी शानदार काम किया था। इस पे जब रॉबर्ट कुछ नहीं कहता तो नेड पूछता है कि कहीं आपने वार्डन का पद पहले ही तो किसी को नहीं दे दिया माय लॉर्ड? रॉबर्ट कहता है शायद। नेड कहता है वो जेमी लैनिस्टर है ना? रॉबर्ट आगे बढ़ जाता है। नेड भी जब पीछे से आता है तो रॉबर्ट कहता है हाँ। अब ये नेड के लिए एक चिंताजनक खबर थी। नेड आगे कहता है वो एक काबिल शख्स है सम्राट, इसमें कोई शक नहीं, पर उसके पिता वार्डन ऑफ द वेस्ट हैं और अगर जेमी वार्डन के पद पे आ गया तो दोनों ईस्ट और वेस्ट एक ही इंसान के नियंत्रण में आ जाएगा। अब नेड नहीं चाहता था कि पूरे रियासत की आधी सेना सिर्फ लैनिस्टर्स के हाथों में चले जाए। रॉबर्ट कहता है जब दुश्मन यहाँ आएंगे तो मैं उससे लड़ूंगा और लॉर्ड टाइविन में अभी भी जान बाकी है, तो जेमी अभी कैस्टरली रॉक्स के गद्दी में नहीं बैठने वाला, तो तुम इन बेफिजूल की चिंताओं में मत पड़ो नेड। नेड कहता है क्या आपको जेमी लैनिस्टर पे भरोसा है? रॉबर्ट कहता है वो मेरे पत्नी का भाई है, किंग्सगार्ड से है, उसकी शपथ और कर्तव्य दोनों मेरे सेवा करना है। नेड कहता है एरिस टारगेरियन के साथ भी ऐसा ही था। रॉबर्ट कहता है मैं उस पे शक क्यों करूं जब उसने आज तक हर वो चीज की है जो मैंने उससे कहा है। नेड कहता है उसका फर्ज था सम्राट की हिफाजत करना, पर मौका पड़ते ही उसने एरिस का सर उड़ा दिया था। रॉबर्ट कहता है अब बस भी करो, किसी को तो एरिस को मारना ही था। अगर जेमी वो नहीं करता तब तुम या मैं ही वो काम किए होते। नेड कहता है पर तुम किंग्स गार्ड में नहीं थे। नेड अब ठान लेता है कि आज रॉबर्ट को सच्चाई जाननी ही होगी। नेड कहता है तुम्हें ट्राइडेंट की लड़ाई याद है? रॉबर्ट कहता है हाँ, जहाँ मैंने अपना सिंहासन जीता था। नेड कहता है उस लड़ाई में तुम्हें चोट भी लगी थी याद है? फिर जब टारगेरियन के सैनिक भागने लगे थे तब तुमने मुझे ही कहा था उनका पीछा करने को। उन सैनिकों में कई वापस किंग्स लैंडिंग भाग आए थे, मैंने पीछा किया। एरिस टारगेरियन रेड कीप में ही था अपने वफादारों के साथ। उम्मीद के ही मुताबिक रेड कीप का दरवाजा बंद कर दिया गया था। रॉबर्ट कहता है हाँ, और उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे आदमी पहले ही किंग्स लैंडिंग कब्जे में ले चुके थे। नेड कहता है मेरे नहीं, लैनिस्टर्स के आदमी। पूरे शहर में लैनिस्टर्स के परचम लगे हुए थे, ना कि बैराथियन के। लैनिस्टर्स ने धोखे से पूरे शहर को कब्जे में लिया था। अब विद्रोह का जंग लगभग 1 साल तक चला था। बड़े छोटे सभी घराने धीरे धीरे करके बैराथियन से जुड़ते चले जा रहे थे और कुछ घराने जो वफादार थे वो टारगेरियन से जुड़ गए थे। इन सब के बीच लैनिस्टर घराना इस पूरे झगड़े से खुद को दूर रखे हुए था। पर जब अचानक से लैनिस्टर घराना किंग्स लैंडिंग पहुंचा अपने 12,000 लोग लेके, तो एरिस टारगेरियन को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली और अब लैनिस्टर्स उसकी मदद करने आ गए हैं। और उस मैड किंग ने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की, उसने किंग्स लैंडिंग के दरवाजे खुलवा दिए।
रॉबर्ट कहता है वो टारगेरियंस धोखा ही तो जानते थे और किसी को तो उन्हें सबक सिखाना था। मैं अब इस पे और नहीं सोचूंगा। नेड कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम वहां नहीं थे, उस जीत में कोई सम्मान नहीं था रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है भाड़ में जाए ऐसा सम्मान, टारगेरियंस को कोई सम्मान समझ में नहीं आता था। जाओ अपने तहखाने में और लियाना से जाकर पूछो उन टारगेरियंस के सम्मान के बारे में। नेड कहता है और तुम ट्राइडेंट पर लियाना का बदला ले चुके हो रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है पर उससे लियाना तो वापिस नहीं आ गई ना, मेरे लिए वो एक अधूरी जीत थी, मैं ये सिंहासन नहीं लियाना को पाना चाहता था। नेड कहता है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा था सम्राट। जब मैं शाही दरबार में पहुंचा तब एरिस की लाश उसी के खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई थी। चारों तरफ लैनिस्टर्स के लोग थे, जेमी की तलवार पे खून लगा हुआ था और वो उस सिंहासन पर बैठा हुआ था। रॉबर्ट कहता है पूरी दुनिया ये बात जानती है। नेड कहता है जब मैं दरबार के और अंदर गया तो पीछे से मेरे लोग भी आए और लैनिस्टर के लोग पीछे हटने लगे। मुझे देख जेमी भी मुस्कुराते हुए सिंहासन से उठ गया और कहा घबराओ मत स्टार्क, मैं तो बस तुम्हारे दोस्त के लिए इस सिंहासन को गर्म रखे हुए था और वैसे भी ये सिंहासन आरामदेह नहीं है। ये सुनते ही रॉबर्ट हंस पड़ा और कहता है बस भी करो यार, तुम कह रहे हो कि मुझे जेमी पे शक करना चाहिए क्योंकि वो उस सिंहासन पे बैठा था? वो बस 17 साल का लड़का था नेड कहता है लड़का हो या आदमी, उसका उस सिंहासन पर हक नहीं था। रॉबर्ट कहता है हो सकता है कि वो थक गया हो, अब सम्राटों को मारना थकाने वाला काम हो सकता है और वैसे भी उस दरबार में आराम करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। पर अब मैं जेमी को अच्छे से जानता हूँ और मैं इन सब बातों से थक गया हूँ नेड, आओ चलो अब वापिस चलते हैं भाई। नेड के पास कोई शब्द नहीं थे, वो जानता था कि रॉबर्ट को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा और नेड जॉन एरिन भी नहीं कि अपने सम्राट को थोड़ी बुद्धि दे सके। नेड अब भी यही सोच रहा था कि वो कहां फंस चुका है। वो वापस विंटरफेल जाना चाहता था जहां उसकी असली जगह है, पर फिर वो हताश हो अपने घोड़े पे बैठा रॉबर्ट के पीछे चला जाता है।